हाँ, तो आज हम भैया हल करेंगे सामाजिक विज्ञान का जो दूसरका पेपर है। मतलब ही कि हम आपका जो है BX वाला करवा दिए थे। ये जो था 825 BX 2022 में आया हुआ सामाजिक विज्ञान का ये पेपर वह है। तो 825 BX हम करवा दिए थे और BY जो है आज हम लेके आए हैं। तो इसको बिल्कुल नकारिएगा नहीं, एकदम परीक्षा में आपके यहाँ से 10 नंबर के लगभग क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो ऐसा कीजिए कि आप इसको आराम से पढ़िए, नहीं मतलब इम्पॉर्टेंट समझ के ही पढ़िए, इम्पॉर्टेंट है भी, क्योंकि हमारी बात है। आप टालेंगे तो हमको बुरा लगेगा और परीक्षा को भी बुरा लगेगा हैं। अगर ये बात हमारी मानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपके ख़ानदान को अच्छा लगेगा, आपके माता पिता को अच्छा लगेगा और आपके शिक्षक शिक्षिकाओं को अच्छा लगेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपके नंबर बढ़ गए। ठीक है, तो हमारी बात मत टालिएगा। आइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 20 ऑब्जेक्टिव आने हैं, 20 MCQ आएंगे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनवा, और 20 OMR शीट पर आपको उत्तरवा देने होंगे। ये समझ में आई कि 20 प्रश्न जो हैं आपके वो ऑब्जेक्टिव होंगे हर विषय में। हाई स्कूल वालों 20 में से 20 लगभग आपको OMR शीट पे ही देने हैं, बाकी के कॉपी पे लिखने होंगे। तो पहला प्रश्न आपका है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। अब बात फ्रांस की क्रांति की हो रही है। 1688 में हुई थी, 89 में हुई थी, 14 में हुई थी या फिर 39 में हुई थी। तो 1789 आपका जो है ये राइट आंसर है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? अगर ये प्रश्न आपका गलत हो गया तो समझ लो आप स्कूल में पढ़ते ही नहीं हो। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। समझ में आई? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित करते हैं? अगर राष्ट्रपिता वाला भी क्वेश्चन गलत कर दिए तो समझ लो आप सामाजिक विज्ञान में नहीं रहते हो। तो ये जो है महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, द हेग में, कहां पर है? तो ये जो है न्यूयॉर्क में है। ठीक है। अच्छा, यहां पर पहले क्या था, 2022 तक जो है 6-12 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव आते थे, बाकी अतिलघुत्तरी आते थे। अब क्या हो रहा है कि अतिलघुत्तरी का पत्ता साफ है और ऑब्जेक्टिव सब 20 बन गए हैं। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये बात आप बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सन 1885 में हुई थी। अच्छा, लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ था? 15 अगस्त को, 14 अगस्त को, 10 दिसंबर को या 26 जनवरी को? लिखित संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बात समझ में आई? चलो अब अतिलघुत्तरी आते हैं भैया, इनके भी उत्तर हम देख लेते हैं। भारत के किन्हीं दो का है कि पड़ोसी देशों के नाम बताओ। तो देखो, भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो एक तो हो गया नेपाल, दूसरा हो गया पाकिस्तान। नेपाल हो गया और पाकिस्तान हो गया, दो पड़ोसी देश हैं, यानी नेपाल और पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, अब कहता है भारतीय विदेश नीति के कोई 2 सिद्धांत बताइए। भारतीय विदेश नीति के तो सबसे पहले आप लिखिएगा, एक तो पंचशील सिद्धांत है, पंचशील सिद्धांत है, और गुट निरपेक्ष सिद्धांत है। ये क्या है? भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी सदस्य देशों के नाम बताने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी सदस्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो आपका USA और चीन है। USA और चीन है, यानी USA मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना, ये 2 जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारण, ये लघुत्तरी आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट है और अतिलघुत्तरी ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारण लिखना है। भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक 3 दशाओं का उल्लेख करना है। असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध में किन्हीं 3 परिणामों, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके जो 3 रिजल्ट निकल के आए थे वो क्या थे? फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जितने भी आए थे वो अरे गहरे नहीं है,
ठीक है, हर शाम 7 से 7:30 के बीच में क्लासेस आती ही आती हैं। आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी जा रही हैं। समय बहुत कम बचा है, शेयर करते रहिए। दिसंबर शुरू हो गया है, बस जनवरी आई कि काम खत्म, यानी कि टाइम खत्म। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदानों को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए। लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब आता है मानचित्र, वो स्थान जहां राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो ये जो था मुंबई महाराष्ट्र था। क्या था? मुंबई महाराष्ट्र था, जहां पर जो राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है। फिर है आपका वह स्थान जहां सितंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कोलकाता में हुआ था। जो 1920 में था वो कोलकाता में हुआ था। फिर कह रहा वो स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये भैया आपका चेन्नई में हुआ था। दक्षिण भारत चेन्नई, ठीक है, चेन्नई में हुआ था। अब वो स्थान जहां आनंद भवन, तो आनंद भवन कहाँ है? प्रयागराज में है। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। वो स्थान जहां स्वर्ण मंदिर, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो ये अमृतसर है। ठीक है, अमृतसर में क्या है? प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है। तो मैप वर्क हम अलग से करा देंगे, एक दिन में ही आप सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये तैयार करने होंगे आपको पहले से। बाकी दृष्टिबाधित जो होंगे उनको उत्तर लिखने होंगे, मैप पे दर्शाने नहीं होंगे। फिर खंड खा आएगा, ठीक है, जिसमें भूगोल, नागरिक शास्त्र वगैरह सम्मिलित होंगे। तो खंड खा में कहता है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? गेहूं देखो रोपा नहीं जाता, बोया जाता है। चना बोया जाता है। मूंगफली बोई जाती है, लेकिन गन्ने की रोपाई होती, जैसे धान की रोपाई होती है। ठीक है। रोपण फसल वे फसलें हैं जिनका बीज अलग से तैयार करके खेत में अलग से डाला जाता है। तो गन्ना उसी प्रकार है, पहले अलग बीज तैयार होता है, फिर गन्ने को टुकड़ों में काटकर अलग से यहाँ पर बोया जाता है। तो ये गन्ना जो है एक रोपण फसल है, इसकी बुआई नहीं रोपाई होती है। जैसे पिपरमिंट है, रोपण फसल है। धान है, रोपण फसल है। ठीक है। निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय संसाधन है? तो पुनः चक्रीय संसाधन कौन सा है ये बताना है आपको। तो लोहा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, पशुधन है। तो पुनः चक्रीय जो है लोहा है। लोहा का मतलब ये होता है कि पुराना सामान हो गया तो उसको गला के फिर से बनाया जाता है। बाकी पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पशुधन, यानी पशु एक बार चले गए तो काम खत्म। ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा एक बार खत्म तो खत्म। ठीक है। लोहा क्या होता है? रिसाइकिल किया जा सकता है। पुनःचक्रीय मतलब रिसाइकिल किया जा सकता है। जैसे लोहे का आप बाल्टी लाए, बाल्टी फूट गई नीचे से तल्ली, तो क्या किए? या तो उसको तल्ली लगा देंगे तब भी बन जाएगा, नहीं तो आप बाल्टी वो बेच देंगे, बेचने के बाद वो जाके गल के एक नई बाल्टी बनेगी उसी लोहे की। तो ये पुनः चक्रीय हो गया। कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए है, कोयले के लिए है, सौर ऊर्जा के लिए है, बॉक्साइट के लिए है। कुछ लोग बॉक्साइट बहुत चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये कोयला के लिए जो है कोरबा प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल, जिसमें रेशे मतलब जिसमें धागे निकलते हैं, है ना, धागे जैसे रेशे, बालों जैसे होते हैं। तो कपास में बालों जैसे रेशे हैं, जूट में भी बालों जैसे रेशे हैं, और रेशम में रेशे हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है या थी? मतलब अब तो श्रीलंका इसमें सही आंसर होगा, लेकिन इसकी बेहतर थी। अब पता नहीं क्या हुआ, अब तो बाद में युद्ध हो गया था यहाँ पे, मतलब युद्ध क्या, गृह कलेश हो गया था, अंदर ही अंदर लफड़ा हो गया था। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है, यानी अधिकतर नेचुरल तरीके से चीजों का जो उत्पादन होता है वो किस प्रक्रिया में, वो कौन से क्षेत्रक में होता है? वो केवल प्राथमिक क्षेत्रक में होता है। प्राथमिक क्षेत्रक में केवल प्रकृति पर मनुष्य ज्यादातर निर्भर रहता है। फिर देखिएगा, फिर आप देखिए अतिलघुत्तरी, ये भी बहुविकल्पी बन जाएंगे। ठीक है। कहता है कि पुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए।
तो सबसे पहले आप लिखेंगे अपुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग होने पर नष्ट हो जाएं, यानी उनको रिसाइकिल या रिन्यूअल ना किया जा सके। वे कौन है? अपुनर्चक्रीय संसाधन, यानी जिनका रिसाइकलिंग ना हो पाए, जिनको नवीनीकरण ना किया जाए, पुराने से जिनको थोड़ा सा सुधारा ना जाए पीट पाट के, वो अपुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, कोई दो उदाहरण देखिए, जैसे पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब आप बताओ, जो नेचुरल सीएनजी होती है आप गाड़ी में डालते हैं, पेट्रोल होता है गाड़ी में डालते हैं, एक बार जल गया तो गया, मतलब इसको दोबारा आप नहीं पा सकते, केवल हल्का सा कोयला बचेगा, वो भी काजल लगाने के काम भी नहीं आएगा। ठीक है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये जलने के बाद पुनः चक्रण इनका नहीं होता है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, जैसे कांच की बोतल ले लो, पीने के बाद धुल के काम में लाई जा सकती है। ठीक है, या लोहे का भी गिलास ले लो, पीने के बाद टूट जाने पे नया बन सकता है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ भाग बचता है, लेकिन जिसके यूज करने के बाद कुछ बचे ही ना, वो अपुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? बिल्कुल लाइक करना आपका कर्तव्य होगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो। शेयर आप कर ही दिए होंगे और सब्सक्राइब आप कर ही लिए होंगे, मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। शेयर करने का कर्तव्य आपका जरूर बनता है, क्योंकि आपके तमाम साथी जो हमारी बात से वंचित रह जाते हैं, उनको केवल बात आप ही पहुंचाते हैं और आपकी माध्यम से ही पहुंचती है। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को की कोई दो समस्याएं लिखिए। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनकी दो दिक्कतें क्या है। नंबर एक, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की जो आय होती है संगठित क्षेत्र के श्रमिकों से कम होती है। ठीक है, असंगठित हैं तो उनकी आय संगठित से कम होगी। ठीक। नंबर दो, असंगठित क्षेत्र में रोजगार की गारंटी ना होने के कारण रोजगार का स्वरूप अस्थायी रहता है। असंगठित में एक तो संगठित से कम आय होती है, कम मजदूरी होती है, और दूसरे क्या होता है, जो अस्थायी रोजगार ये होता है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्रक लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो जो प्राथमिक क्षेत्रक है, प्राथमिक, ये सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता। अब लघु उत्तरी देखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आए हुए प्रश्न है ना, तो इनको जाया मत जाने दीजिए, सॉरी इसके लिए। हाँ, तो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। या फिर गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, यार गन्ना तो बोते होंगे आप लोग, आधे लोग हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? और परंपरागत मतलब जो शुरुआत से चले आ रहे हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं, वो परंपरागत स्रोत होते हैं। विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं? और प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? और भारत में इस कृषि के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण को बनाने के लिए कारक क्या हो सकते हैं? उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध लिखिए। मानचित्र संबंधी कार्य है, ये तो केवल मैप द्वारा ही दर्शाया जा सकता है। मैप इस वक्त हमारे पास नहीं है, मैं एक साथ करा दूंगा जितने आने, और एक ही वीडियो में आपको यूँ पता चल जाएगा कि बस इतने ही प्रश्नों का मैप बनना है, उतने ही प्रश्न आएंगे, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये पेपर आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने पहली लिंक दे दी है, जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, शेयर जरूर करिएगा।